है, मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम के ट्रेंड्स, बड़े मुद्दे और साथ ही नए आइडियाज की। 2021 में भारतीय स्टार्टअप्स में आए $42 बिलियन के निवेश के बाद ये इकोसिस्टम एक अलग ही हाई पर है। कोविड की मार से तगड़ी रिकवरी दिखाकर देश में 46 यूनिकॉर्न्स भी पैदा हुए हैं पिछले ही साल। पिछले 2 सालों में कोविड की चुनौतियों के बीच ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों के पंख लगे हैं, वहीं ऑफलाइन कारोबार की चाल अभी भी थोड़ी सी धीमी है। साथ ही अब 2022 का ये नया साल कई बदलाव लाने वाला है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से डर यही है कि स्टार्टअप फंडिंग पर इसका शायद असर दिख सकता है। ऐसे में अगले हफ्ते पेश हो रहा यूनियन बजट की अहमियत और भी बढ़ जाती है। इंडियन स्टार्टअप्स में पिछले 2 सालों में जो मोमेंटम पकड़ा है उसे बरकरार रखना बेहद जरूरी है। अब ये कैसे होगा, किस तरह की पॉलिसी में और चेंजेस और फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। मेरे साथ हैं इसी पर डिटेल में बात करने के लिए ए फाइनेंस के एमडी संजय शर्मा, वेदिक्स के बिजनेस हेड जतिन गुजराती और साथ ही अभिमन्यु बिष्ट, वेंचर कैटलिस्ट के सीईओ। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। 2021 का साल बहुत ही बड़े हाई का था, चाहे वो यूनिकॉर्न्स की बात हो, फंडिंग की बात हो, लेकिन सवाल यही है कि इस साल और इस नए फिस्कल में ये मोमेंटम कैसे जारी रखा जाए। अभिमन्यु, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्योंकि बड़े पैमाने पर फंड फ्लोज ने इनफैक्ट वो लाइमलाइट और डाली है हमारे इकोसिस्टम पर, अदर देन द फैक्ट कि कंपनियां बहुत ही बढ़िया काम कर रही हैं, बहुत ही अलग इनोवेशंस पर काम कर रही हैं। ये जो फंडिंग का हाई अब तक आया है, $42 बिलियन तक का जो फंड रेज आया है भारतीय इकोसिस्टम में, क्या ये जारी रहेगा, स्पेशली इन द लाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप अमेरिका में? अगर उससे जूझना है तो भारत को और खास तौर से इस बजट में क्या करना होगा? थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। अर्शिता, आई थिंक पिछले साल हमने जो इन्वेस्टमेंट्स देखी हैं इंडिया में, लाइक यू सेड, 42 बिलियन आई हैं। A majority of it could be driven by बाहर के foreign inflow of capital, but we have also seen that India का domestic capital एक major chunk है इसकी तरफ, right? Especially towards the early stage. I mean, our company, for example, last year हमने 1000 नए एंजल इन्वेस्टर हमारे नेटवर्क पे आए हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है पहली बार स्टार्टअप्स में। सो दैट गिव्स यू अ फिगर कि इंडिया में आज की डेट में एजुकेशन अराउंड स्टार्टअप्स कितनी बढ़ गई है। तो आई फील एक तरफ तो है क्रिएशन ऑफ स्टार्टअप्स विच विल ऑब्वियसली कीप ग्रोइंग, बट इट हैज आल्सो बीन सपोर्टेड बाय अ लॉट ऑफ कैपिटल, जो कि फॉरेन कैपिटल एज वेल एज डोमेस्टिक कैपिटल आज की डेट में इनफ्लो आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस विल कंटिन्यू टू स्टेडीली ग्रो। हमने अभी हाल में देखा, हमारे माननीय मंत्री पीयूष बंसल जी ने बोला है कि 75 is the target that has been set for unicorns in this year, and I think we are on track. We already seen 4 कंपनी already unicorn बन गई हैं इस साल में already, जबकि साल अभी स्टार्ट ही हुआ है। So I think this will continue to grow. ओके, तो ये मोमेंटम जारी रहेगा, ये उम्मीद है। लेकिन जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं, जिन कंपनियों ने बड़े पैमाने पर फंड्स रेज किए वेंचर कैपिटल से या फिर एंजल इन्वेस्टर से, शायद उनके लिए आसान है। मिस्टर शर्मा, आप एमएसएमईज को बड़े पैमाने पर क्रेडिट दिलाते हैं, क्रेडिट लाइंस आपकी उनके लिए खुली हैं। ये एक सेक्टर है जिसको अभी भी काफी मदद की जरूरत है। आपकी बड़ी उम्मीद क्या होगी? क्या आपको लग रहा है अब एमएसएमईज पर, उन छोटे उद्यमियों पर ज्यादा फोकस करे सरकार? नमस्ते हर्षिता, और आपके सारे दर्शकों को नमस्ते। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस समय एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि कैसे हम अपने युवाओं के जॉब्स या उनके रोजगार को सपोर्ट करके रखें, उनको एक मजबूती दें। और पिछले 1 साल में देखा गया है कि जो है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट या यूथ का बेरोजगारी करीब 28% हो चुकी है। तो क्योंकि एसएमई सेगमेंट 95% जॉब्स क्रिएट करता है या रोजगार देता है, तो इस तरफ गवर्नमेंट को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देश का माहौल चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वापस लाइन पे आ रहे हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की तरफ नहीं ध्यान दिया गया तो ये साल जो है डिफिकल्ट रहेगा। और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट
बेरोजगारी की तरफ, और जो एसएमई सेगमेंट है जहाँ पे रोजगार सबसे ज्यादा बनते हैं उनकी तरफ जो है फोकस रखें। अब वेदिक्स के लिए क्या चैलेंज रहा है इस साल या फिर पिछले 2 सालों में, और क्या आपको लग रहा है आप जिस सेक्टर में काम करते हैं, स्पेशली जो D2C ब्रांड्स की एक बड़ी वेव आई थी, दे आर ऑल रिलाइंग ऑन द डिजिटल इकोनॉमी और एक अच्छी खासी ग्रोथ उनके हाथ लगती हुई दिखाई दी है। इस बजट में आप इस सेक्टर की क्या अपेक्षा है प्राइमरीली जो एड्रेस करनी चाहिए? थैंक्स अर्जिता। एक्चुअली हमारे लिए लास्ट 2 साल काफी अच्छे रहे हैं। बीइंग एन ऑनलाइन ब्रांड, बिजनेस काफी ग्रो हुआ है। इनफैक्ट द बिगेस्ट चैलेंज हैज ऑलवेज बीन कि हायरिंग एक चैलेंज रहा है कि नए लोगों को जो अगर कंपनी में लाना है तो उनको किस टाइप की पर्क्स ऑफर करें। उस कॉन्टेक्स्ट में एक जो है आई थिंक स्टार्टअप्स के लिए काफी हेल्प रहेगा अगर हम ESOP टैक्सेशन को थोड़ा और रैशनलाइज कर सके। अभी क्या होता है कि ESOP एक्साइज पे आपको परक्सिट टैक्स पे करना पड़ता है एज एन एम्प्लॉय, जो कि आपकी सैलरी में से कटता है। कुछ स्टार्टअप्स के लिए छूट दी गई है जो डिफर कर सकते हैं, बट वो काफी लिमिटेड है। उसका जो डेफिनेशन है कि वो 2016 के बाद की स्टार्टअप 100 करोड़ का टर्नओवर या उससे कम होना चाहिए। अगर इसको हम एक्सटेंड कर सके ब्रॉडली अक्रॉस ऑल स्टार्टअप्स, जो जिनका भी जो भी इनकॉर्पोरेशन डेट हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, वो काफी हेल्प होगा। क्योंकि आपने सही बोला ना, कैपिटल हो सकता है शायद अवेलेबिलिटी कम हो जाए, तो उस केस में स्टार्टअप्स के पास जो सबसे बड़ा तरीका है हायर करने का, उसको अट्रैक्टिव बनाने का, वो एक इक्विटी एलिमेंट है। बट अगर एक डर रहेगा एम्प्लॉइज को कि अगर जब वो अपने ESOPs को एक्सरसाइज करेंगे तो उनका आधा सैलरी उसी पे टैक्स देने में चला जाएगा, जबकि उनको कुछ बेनिफिट भी नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आप ESOP एक्सरसाइज करते हो आपको कैश नहीं मिलता, वो तो आपको जब शेयर वो बिकेगा, सेकेंडरी एग्जिट होगा या IPO होगा या कुछ होगा तो मिलेगा। बट आपको कैश आउटफ्लो अभी हो रहा है इस करंट सिनेरियो में जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है एम्प्लॉइज के लिए और कंपनीज के लिए उसको एज ए टूल यूज करने का कि वो उसको अट्रैक्टिव। तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि उसको अगर उसको डिफर कर सके टैक्स को और उसको रैशनलाइज कर सके तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर द स्टार्टअप कम्युनिटी एज अ होल। ये फैक्ट हर साल जो प्री बजट में डिस्कशन करती हूँ हमेशा मुद्दा उठता है और हमेशा इसको स्किप कर लिया जाता है। होपफुली इस बारी एड्रेस किया जाएगा, स्पेशली इन द लाइट ऑफ सो मेनी कंपनीज जो लिस्ट हुई हैं और उन्होंने वैल्यू क्रिएट की जब लिस्ट हुई, और उसके बाद ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं क्या हाल थे। लेकिन अभिमन्यु, जतिन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया कि स्टार्टअप की जो डेफिनेशन है, एक तो 2016 के बाद आपकी कंपनी शुरू हुई हो, 100 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। सरकार साफ कह रही है कि आप कुछ इनोवेटिव करें, लेकिन क्या ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टिव किया जा रहा है कुछ कंपनियों को, और कौन डिसाइड करेगा कि आप एक इनोवेटिव बिजनेस में है या नहीं? अब इस करंट डेफिनेशन से क्या हुआ है, ये जो भी फायदे सरकार ने दिए हैं इकोसिस्टम को, स्टार्टअप्स को, वो बहुत ही चुनिंदा लोगों को मिले। एज ए ब्लैंकेट सब इसको नहीं अपना पा रहे हैं। क्या वो स्टार्टअप की डेफिनेशन में बदलाव की उम्मीद है? मैंने सुना है कि IBCA या फिर बॉडी ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है वित्त मंत्री के सामने, क्या इस बार ये हो सकता है? जी, आई थिंक द वेरी लीस्ट जो हो सकता है वो, जैसे जतिन ने राइटली कहा, DPIIT की जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, अभी ये जो बेनिफिट मिला है ओनली अराउंड 400 से 450 कंपनीज को बेनिफिट मिला है। बट अगर ये एक्सटेंड कर दिया जाए, बिकॉज DPIIT रजिस्टर्ड कंपनीज आर इन एक्सेस ऑफ 60,000, तो अगर ये उनको भी एक्सटेंड कर दिया जाए, बिकॉज इवन दोज रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए और भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस कर चुकी है। फॉर एग्जांपल, टुडे व्हेन वी इन्वेस्ट इन एनी कंपनी थ्रू द AIF मॉडल से जो इन्वेस्टमेंट होती है, एंजल फंड मॉडल से इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें DPIIT रजिस्टर्ड कंपनी ही होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो कुछ सर्टेन लेवल ऑफ चेक्स उन कंपनीज के हो चुके हैं। So the very least which can be done is कि वो हम extend कर दें to the DPIIT registered companies. And in extension of what Jatin said, let me also share why, or the importance of this the ESOP segment. It is one, तो सबसे जरूरी काम इसका ये होता है कि young companies are able to attract the best talent through ESOPs, because ये बहुत अच्छा तरीका होता है attract करने का अच्छे talent के लिए। और दूसरी तरफ I'm talking about our segment which was into investment. Last year we saw 40 plus ESOP buybacks from companies which are obviously a majority of them were unicorn वाली कंपनीज ही थी जिन्होंने बायबैक किया ESOPs का अपने एम्प्लॉइज से। इससे एक बहुत मेजर वेल्थ क्रिएशन हुआ है। टू गिव एन एग्जांपल, 2020 में 5 कंपनीज थी, इस साल लास्ट ईयर 40 प्लस हुई है। तो ये जो लोग हैं ये मेजरली गेट
into a lot of startup investment also. जी हाँ। So as much as 50% of their earnings are, sometimes coming into becoming angel investors. And this is very important to fuel this startup segment. And these are the people who actually help companies further grow. क्योंकि यही कैपिटल है जो इनिशियली इन्वॉल्व होता है कंपनी ग्रो करने। चलिए यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।